उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? तो अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है। जो चाहता है फटकार देता है, जो चाहता है दुत्कार देता है। आखिर कैसा है ये हाल मीडिया का? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं, भैया आप तो भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं, भैया आप तो भाजपा के रिपोर्टर हैं। उन्हीं दलाल मीडिया के हाउसेज के साथ अपनी आंखों के सामने हमने देखा है पार्टियां करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, उनके साथ बैठते हुए, उनके साथ स्टेटस सिंबल मैच करता है। चूहे और डरपोक हो तो मीडिया हाउसेज के जो मालिक है उनके सामने पूछ क्यों हिलाने लगते? क्या पूछ दिया बताइए, क्या पूछ दिया? हमने भी ऐसे काम, हमने क्या पूछ दिया? सवाल नहीं पूछूंगा क्या अमित शाह जी से कि जब मीडिया पर खबर चल रही होती थी चैनल पे, जब बर्दाश्त नहीं होती थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जो केबल होते थे वो सारे केबल कटवा देते। आपका चैनल पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट होता। 25-50 हजार रुपए की सैलरी पा रहा है, वो दलाल हो गया। आप जो चार्टर्ड प्लेन से चुनाव में चलते हो, आप जो गाड़ियों के काफिले से चलते हो नेताजी, तो वो कहां से पैसा आता है? कौन सी फैक्ट्री लगाए हो? यही जो डबल स्टैंडर्ड है मीडिया का, ये मीडिया को दलाल कहलाता है, मीडिया को सवाल कहलाता है, मीडिया को बवाल कहलाता है। इसी वजह से मीडिया का ये हाल कहलाता है। सवाल मीडिया का, बवाल मीडिया का, और सारा का सारा आज किस्सा दलाल मीडिया का। जो चाहता है फटकार देता है, जो चाहता है दुत्कार देता है। आखिर कैसा है ये हाल मीडिया का? कल की ताजी बात है, राहुल गांधी ने साफ तौर पर मीडिया वालों से कह दिया, चूहे हो तुम लोग, डर जाते हो, चूहे की तरह बर्ताव करते हो, ये चूहा मत बनो, हमको इंटरप्ट करते हो। बाकी अमित शाह आते, नरेंद्र मोदी आते, उनको क्यों नहीं इंटरप्ट करते हो? तब चूहा क्यों बन जाते हो? ऐसे बात की जाती है मीडिया से। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? और फिर अखिलेश यादव, उन्होंने उसको बिल्कुल उसी पैमाने पर नाप दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने अगर चूहा कह दिया मीडिया को तो दिक्कत क्या है? तो अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। दिक्कत क्या है? प्रियंका गांधी ने उस दिन कह दिया कि जाइए पहले उनसे पूछ के आइए, हर समय हम ही से सवाल क्यों पूछते रहते? राहुल गांधी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं, ये तो भैया भाजपा का सवाल है, भैया आप तो भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं, भैया आप तो भाजपा के रिपोर्टर हैं। जिसको देखो वो हर तरफ केवल मीडिया। मीडिया सच में एक पीक दान हो गया है, जो जाता है पीक देता है, थूक देता है। आके बस वो रिपोर्टर माइक लगा के क्या पहुंचता, अरे आपसे पूछ पाता है इसलिए पूछ रहा है। आप कहते हैं अमित शाह से क्यों नहीं पूछता, नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछता? नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं देते हैं सवालों का जवाब, नहीं पढ़ते हैं मीडिया के सामने, नहीं पूछ पाता। आप कहते हैं अमित शाह से नहीं पूछते, नहीं पूछ पाते। क्लियर तो हो गया कि नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, जवाब दे दीजिए। नहीं देना है नो कमेंट्स करके निकल जाइए, नो कमेंट भी नहीं कहना, चले जाइए। ये चूहा क्या है? ये भाजपा का क्या है? और फिर अखिलेश यादव क्यों ऐसा कहेंगे? हर वक्त मीडिया, हर वक्त मीडिया। अब आप बताइए वीरेश भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या नेताओं ने मीडिया का ये हाल किया है या मीडिया ने खुद अपना ये हाल किया है? नेताओं ने हाल किया है, मीडिया ने भी हाल किया है। आखिर इन खद्दरधारियों ने भी तो मीडिया के हाउसेज को अपने साथ रखा है, उनके साथ गलबहियां करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं। कभी कहते हैं कि बुखारा की दाल खाने आना है साहब, और वहां दाल खाते हैं। कभी कहते हैं कि आज तो ताज में पार्टी करनी है साहब, वहां करते हैं। चुनिंदा पत्रकारों को, यानी खासकर मीडिया हाउसेज के मालिकों से बात करते हैं और बताते हैं कि मीडिया दलाल हो गई। उन्हीं दलाल मीडिया के हाउसेज के साथ अपनी आंखों के सामने हमने देखा है, आपने देखा है पार्टियां करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, उनके साथ बैठते हुए, उनके साथ स्टेटस सिंबल मैच करता है। और जो हाथ में लिए गरीब पत्रकार
उनसे सवाल पूछता है, उसको वो कहते हैं कि दलाल मीडिया हो, चूहे हो, डरपोक हो। अच्छा जी, चूहे और डरपोक हो तो मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं उनके सामने पूंछ क्यों हिलाने लगते हो? चाहे वो कोई भी चैनल का मालिक हो, अखबार का मालिक हो, उसके सीधी एंट्री होती है, सीधी। और सुनिए साहब, अच्छा, मुकेश अंबानी और अडानी से तो बड़ा परहेज है, और उसी मुकेश अंबानी और उसी अडानी के चैनल का जो सुपरस्टार एंकर होगी या होगा, उसके साथ कॉफी विथ करण करने में तो बड़ा मजा आता है हैं? उसके साथ खान मार्केट में कॉफी हो जाए, 5 स्टार में कॉफी हो जाए, उसमें बहुत मजा आता है। यह दोगला चरित्र जो है इन बड़े नेताओं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी है, ये कम नहीं है। अक्रॉस द पार्टी बात कर रहे हैं जी आप? साहब, कोई ऐसा नहीं है साहब, कोई ऐसा नहीं है। क्या बात करते हैं, ये खुद डबल स्टैंडर्ड है साहब, खुद दोहरे चरित्र के हैं। और इनको वही माइक लगाने वाला जो पत्रकार है वो सबसे निरीह गरीब दिखाई देता है, सबसे कमजोर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि ए, क्या नाम है, कौन सी बिरादरी है करके, क्योंकि पता है ना कि वो तो कॉफी विथ करण करते हैं उनके साथ। जब कहेंगे खट से निकाल दिए जाएंगे। फोन लगाना जरा है, अपने भी फोन नहीं लगाएंगे साहब, बात करेंगे। और बात करेंगे, आपका एक रिपोर्टर मिला, वो बड़ा बदतमीज है, तो उधर से आवाज आएगी, कहां का? तो मुंबई का, लखनऊ का, यहां का, वहां का। अब खट से गई नौकरी। पहले के मीडिया हाउसेस के जो मालिक थे वो भी बड़े ताकतवर थे। आप याद करिए रामनाथ गोयनका को, आप याद करिए, उन्होंने सरकारों से लोहा ले लिया, सरकारों से लोहा ले लिया। कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो सरकारों से लोहा लेते हैं, ऐड नहीं लेते, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। एक बार मैंने स्टोरी चला दी और कई ऐसी स्टोरी मैंने बम्बार्डिंग कर दी स्टोरी की। सरकारें असहज हो गईं, और असहज होके और एक बहुत बड़े अधिकारी ने सीधे हमारे सीईओ को फोन किया, सीईओ को, कि वीरेश पांडे नहीं चाहिए मुझे। सीईओ साहब का फोन मेरे पास आया, बोले क्या हो गया था? बोले हमने कहा कि सर ये हो गया था, ये स्टोरी है, ये फैक्ट्स है, मैं आपको भेजता हूं। बोले तुम सही हो ना? तो उन्होंने कहा कि हां। मैंने कहा कि हां मैं सही हूं। बोले डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा भी हौसला बढ़ा। ऐसे सीईओ, ऐसे मालिकों को नमस्कार, प्रणाम है, जिन्होंने कहा कि अरे ठीक है आने दो उस अधिकारी का, हालांकि मैं तो फोन नहीं उठा रहा हूं, बहुत बड़ा अधिकारी साहब, दुनिया कांपती है उससे, आज भी मौजूद है। और ये शो देखेगा तो उसको याद आएगा कि मैं सही बोल रहा हूं। हाँ, मेरा बाल बांका नहीं होने दिया, कहा अरे ठीक है जाओ करो, स्टोरी करो। और सुनिए, संस्था भी होती है, मालिक भी होते हैं, कुर्बानी देने वाले। चुनाव का वक्त था और मेरी लगातार स्टोरी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। जो स्टोरी है, एड रोक दिए गए, विज्ञापन रोक दिए गए, और यह कहा गया कि वीरेश पांडे को हटाओ और विज्ञापन पाओ। मालिकान ने कहा कि वीरेश पांडे मेरा एसेट है, एसेट, मेरी संपत्ति है। इस फैसले पर, इस शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। न उसका कोई जगह बदलेगा और न उसका पद बदलेगा, न उसका तेवर बदलेगा। वो हमारा एसेट है, संपत्ति है मेरी। चैनल ने नाक नहीं रगड़ा, वीरेश पांडे भी रहा, ऐड नहीं दिया गया, ऐड फिर दिया गया। देश के एक बहुत बड़े नेता चुनाव के वक्त आए और उन्होंने फिर फोन किया, यार क्या तमाशा करता है, ये क्या चलाता है। फिर सीईओ ने कहा कि यार क्या हो गया? मैंने कहा ये खबर थी। बोले कोई इसमें गलती नहीं है। क्या गलत है?
तो हमने कहा जो आपको फोन किया उन्हीं से पूछिए सर कि क्या गलत है। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसे लोग भी हैं जो एक कॉल पर किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के केंद्रीय नेता, बड़े नेता के फोन पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा रिपोर्टर है, ठीक है, उसने जो किया होगा उसको नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं रजत शर्मा जी की बात याद करता हूं। रजत शर्मा जी इंडिया टीवी के हम लोग जड़ों से हैं और रजत शर्मा जी ने हम लोगों को बहुत नजदीक से देखा, हम लोगों के तेवर को भी देखा। एक बार कपिल सिब्बल साहब देश के एचआरडी मिनिस्टर थे और मैं होटल अशोका में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था। एक उस जमाने में एक लैपटॉप नुमा उन्होंने एक एप्पल टाइप का, उन्होंने कुछ इस टाइप का एक आईपैड टाइप का उन्होंने कोई एक योजना लॉन्च की थी, ये सारा कुछ इसी पे हो जाएगा। 3 महीने के अंदर वो योजना फेल हो गई। वो योजना फेल हो गई और कपिल सिब्बल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और एचआरडी मिनिस्ट्री मेरी बीट थी और कांग्रेस भी मेरी बीट थी, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। मैं गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, उसके बाद से रिपोर्टर्स ने सब लगाया। मैंने एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब से पूछ दिया कि सर, बहुत ही सहज भाव से, कि सर जो आप हाहाकारी तरीके से और जिस तरीके से आप बहुत प्रचार करके आपकी मिनिस्ट्री ने जो ये लाया है टैबलेट, वो टैबलेट तो 3 महीने में फेल हो गया। पता नहीं, शायद आदमी तो बहुत अच्छे हैं कपिल सिब्बल साहब, हमसे भी कोई, हम लोग जब वो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर थे तो मिलना जुलना रहता था, कोई ऐसा नहीं, लेकिन उनका मूड उखड़ गया। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, मैं रजत से बात करूंगा, मैं रजत से बात करूंगा। अब 50 पत्रकार वहां पे हैं अशोका होटल में, अब मैं रजत से बात करूंगा, मैं या तो मैं ह्यूमिलिएट हो जाऊं। मैंने कहा कर लीजिएगा आप बात, मैं रजत से बात करूंगा, मैं ठीक करूंगा तुमको। हमने कहा कर लीजिएगा, जिससे बात करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। आई गई बात, खत्म हो गई और उन्होंने रजत शर्मा जी को फोन लगा दिया, कह दिया होगा। अगले दिन रिपोर्टर्स की जो मीटिंग होती है, अमूमन रजत शर्मा जी मालिक हैं, तो वो उस मीटिंग में आते नहीं है, लेकिन वो पत्रकार भी हैं। कोई बिल्डर तो है नहीं कि वो आएंगे नहीं, उनको एडिटोरियल समझ भी नहीं है, वो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है। तो मीटिंग शुरू हुई तो अजीत अंजुम, हेमंत शर्मा जी, शमशेर सिंह जी, प्रतीक त्रिवेदी जी जो भैया जी कहिन, संदीप सोनवलकर, ये सारे लोग मीटिंग रूम में बैठे थे और मैं भी बैठा था। तब तक मीटिंग के बीच में रजत शर्मा जी की एंट्री होती है। मैं तो समझ गया कि आज अमूमन रजत शर्मा जी आते नहीं है एडिटोरियल की बैठक में, आज आ गए और आके बैठ गए। तो वो आते थे एडिटोरियल की बैठक में तो वो बोलते नहीं थे, चुपचाप सुनते थे कि आखिर ये लोग क्या बता रहे हैं, स्टोरी आइडिया करते 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 जब अंत हो गया उसका, इस मीटिंग का, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ, हेमंत शर्मा जी से उन्होंने कहा कि हेमंत जी, कुछ हमारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर से लड़ लेते हैं। तो मैं चुप खामोश, मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा कि आज तो मामला है ही है गंभीर। तो हेमंत शर्मा जी को भी नहीं पता कि, और अजीत अंजुम जी को भी नहीं पता। अजीत अंजुम उस वक्त मैनेजिंग एडिटर थे हमारे, तो उनको भी नहीं पता कि मसला क्या है। और रजत जी आके पूछ रहे हैं। अब सब सन्नाटा छा गया कि आखिर कौन है इसमें। तब मैं चुप, मैं क्यों कहूं आ बैल मुझे मार। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिपोर्टर्स सेंट्रल मिनिस्टर से लड़ लेते हैं। तो मैं चुप खामोश, सबने एक दूसरे को देखना शुरू किया। फिर जब मैंने बोला नहीं तो रजत शर्मा जी ने कहा कि हाँ भाई। हमने कहा जी सर, क्या हुआ था। हमने कहा सर वो टेबलेट वाली बात थी, वो टेबलेट की बात थी, एचआरडी मिनिस्ट्री की बात थी, और उसमें मैंने सवाल पूछ दिया था कि 3 महीने में वो आपका जो सुपर डुपर योजना थी वो फ्लॉप हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं रजत से बात करूंगा। तो मुझे सर, मैंने थोड़ा अपना बचाव भी किया। मैंने कहा सर हम तो रजत सर और रजत जी जानते हैं। जब मंत्री जी ने कहा कि रजत से मैं बात करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि जाइए आप बात कर लीजिए जहां से मन करे, जिससे। तो यही बात हुई सर। तो रजत जी ने कुछ कहा नहीं। फिर
मुस्कुराए 30 सेकेंड बाद, बोले जो पत्रकार, जो रिपोर्टर जिसकी शिकायत कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा ब्यूरोक्रेट्स करता है, मैं उससे बहुत खुश होता हूं कि कम से कम उनको मैं याद तो आया। हमारे रिपोर्टर्स ने पत्रकारिता के नाम पर वो तेवर तो दिखाया जिससे याद तो किया जा रहा है हमारी संस्था को और हमें। ठीक है, चलो, मुझे लगा कि वो तो ऐसे रजत शर्मा, ठीक बात, ऐसे लोग जो प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे साथ तो मैं राजू शुक्ला जी के चैनल में रहा, न्यूज 24 का भी मैं कार्यभार देखता रहा। कभी राजू शुक्ला जी एक बार भी नहीं कहे कि नहीं कांग्रेस की ही खबर चलानी है, तुमको वो खबर नहीं चलानी है, भाजपा की खबर नहीं चलानी है। ऐसे अनुराधा प्रसाद जी ने भी कभी इस तरह की बातें नहीं कही। और वो जब मैं न्यूज 24 छोड़ के जा रहा था, ऑन रिकॉर्ड आपको बात कह रहा हूं, अनुराधा प्रसाद जी ने मुझे 18-20 मिनट तक मुझसे बात किया, कहा कि तुम मेरे घर के हो, मुझे मत छोड़ के जाओ, कहां जा रहे हो। हमने कहा कि मैं भी अब संपादक बनने जा रहा हूं मैडम। तो वो उनका प्यार था। उन्होंने कहा कि मैं किसी को रोकती नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं तुम अच्छा काम करते हो, मुझे अच्छे लगते हो कि तुम अच्छा काम करते हो। तो मैंने कहा कि अरे मैडम बस ठीक है, हम तो वो ये रिस्पेक्ट है। आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं इस लिहाज से। इस तरह से हमारे सीईओ ने जिस तरह से मोर्चा लिया, हमारी संस्थान ने कहा कि वीरेश पांडे एसेट है, तो मेरा मनोबल था और मैंने रंगबाजी से पत्रकारिता की, जिसको चाहा जो चाहा, सच की जो चीजें थी वो चलाई भी। लेकिन ये हौसला कौन देगा? ये रजत शर्मा जी जैसे लोग, अनुराधा प्रसाद जी, राजीव शुक्ला जी जैसे लोग, और चाहे एबीपी न्यूज के जो सरकार या बड़े अविनाश पांडे जी जैसे हमारे जो सीईओ लोग थे, वो लोगों ने ये दम दिखाया। तो उनका पत्रकार जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चूहे बन जाते हो, तो उनके साथ अगर ऐसा खड़ा मालिकान होगा तो कहेगा कि ठीक से बात करिए, बिल्कुल सही है, ठीक से बात करिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक सही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा किस्सा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर सवाल पूछा गया जी कि हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सब ठीक हो गए? तो अमित शाह ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं, रहने दो। हाँ, बोले नहीं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर इतना घोटाले का गंभीर, आप करोड़ों का घोटाला था, आज वो ठीक है? बोले नहीं भैया, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ए मयूख ए मयूख तो ये भी तो हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर में ये हुआ था, हाँ बिल्कुल। ये सवाल क्या पूछ रहे हो आप? ऐसे गाजीपुर में इसी लोकसभा के चुनाव में मैं गया, मंच उनके ट्रक पे सवार हुआ अमित शाह जी का, तो मैंने कुछ सवाल ऐसे पूछा कि मैं पूछूं भाई, अब है जो जिसकी जो शैली है पूछेगा ना। तो हमने जब ट्रक पे हमको सवार होने का मौका मिला तो हमने भी पूछ डाला, ए नहीं। तो संजय मयूख ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ए भाई हमारो नौकरिया बा, हमारो नौकरिया। मयूख जी बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समावेशी हैं, हम बहुत 20 साल पुराने हम लोगों के साथी हैं। तो ए भैया हमारो नौकरिया बा, धीरे से हमारा सवाल जवाब नीचे हो गया। तो वहां भी देखिए, अब देखिए इसकी भी कहानी है। ऐसे भी संपादक हैं। संपादक का, मैं होटल में पहुंचा, फोन आ गया, यार अमित शाह से तुमने क्या सवाल कर दिया यार? हमने कहा क्या सवाल कर दिया मैंने? अब ये संपादक के ऊपर देखिए, उसी संस्था में एक संपादक का फोन आ रहा है कि यार अमित शाह जी से शिकायत चली गई भाई, वहां दिल्ली चली गई शिकायत, क्या आपने अमित शाह से ऐसा क्या सवाल पूछ दिया? यार तुमने क्या सवाल पूछ दिया? तो हम भी उखड़े हुए थे। हमारा जो कैमरामैन अभी पीछे है मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये भी होटल के कमरे में था। नाम ले दीजिए। हाँ, हरिओम मेरे साथ कमरे में था। तो जैसे ही आया, बनारस में मैं बनारस की बात कर रहा हूं, बनारस में पहुंचा तब तक फोन आ गया, यार अमित शाह जी से क्या पूछ दिया यार? हमने कहा क्या पूछ दिया? क्या पूछ दिया बताइए, क्या पूछ दिया? हमने भी ऐसे कहा, हमने क्या पूछ दिया? सवाल नहीं पूछूंगा क्या अमित शाह जी से? अरे यार ऐसे बात कर रहे हो। हमने कहा कैसे बात कर रहा हूं? वीडियो काट के आपको भेज रहा हूं। मैं जो सवाल पूछा हूं, मैं वीडियो काट के आपको भेज रहा हूं। अमित शाह जी से जो सवाल पूछा हूं, दुनिया देख रही है कि उसमें क्या सवाल पूछा हूं। मैंने पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, यही तो हुआ। अब इसमें क्या पूछ दिया मैंने? मैं सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मैं कौन सा सवाल पूछ लेता?
मेरा भी बीपी बढ़ गया था। हाँ, मेरा भी भाई, जब मेरा कोई दोस्त नहीं था और हमारे संपादक फोन ऐसे, यार अमित शाह से क्या सवाल पूछ लिया था यार तुमने? हमने क्या पूछ लिया था मैंने? मेरा भी, मैं भी उखड़ गया। हमने क्या पूछ लिया था बताइए? बस यही आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं, फिर अपना किस्सा कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, बस यही बात है कि आपने पहली बात तो अमित शाह से कोई उलूल जुलूल सवाल तो पूछा है? क्यों पूछेंगे? आपने पूछा, अमित शाह उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते और इतनी सी बात पर आपके संपादक मालिकानों तक खबर पहुंच गई। अब यहां पे आके जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप मुझे क्यों इंटरप्ट करते हैं, आप कभी अमित शाह को इंटरप्ट क्यों नहीं करते हैं? यहां तक राहुल गांधी की बात को मैं वाजिब मानता हूं। हाँ, गलती कहां उन्होंने की? उन्होंने कहा चूहे की तरह, उन्होंने चूहे की तरह डरपोक बताया। आपको संज्ञा नहीं देनी चाहिए थी, ये राहुल गांधी की गलती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक मैं आपकी बात पूरी हुई या मैं कुछ करूं? हो गया मैं बता रहा हूं, जिस समय मैं न्यूज़ 18 नहीं, फिर बात आधी अधूरी रह गई। फिर मैंने हॉट टॉक हो गया, मैंने कि क्या पूछा? मैंने आपको वीडियो बना के भेज रहा हूं, मैं क्या पूछा हूं? बोले यार अब आगे से तुम अमित शाह की रोड शो में नहीं जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मत भेजिएगा हमको, हम जाएंगे तो ऐसे सवाल पूछेंगे। आई गई बात, खत्म हो गई। मेरे एक मित्र थे, आप समझिए। हाँ, मैं समझ गया। वो भी गए थे, उनका भी लिए पीछे से मयूख मयूख की आवाज लगाई गई थी। ए मयूख, वो कलकत्ता का सवाल, गोरखपुर में, गोरखपुर में ए मयूख, याद है? वो यूपी की जगह कहीं और का सवाल, कलकत्ता। ये देखो, ये कलकत्ता का सवाल पूछ रहा है। ये सब हुआ था। भाई दुर्दशा है। देखिए, जो फील्ड का रिपोर्टर है उसकी दुर्दशा है। अब राहुल गांधी चूहे जैसे कह रहे हैं, वो आदमी चूहा नहीं है, उसको मिलता है कि भाई ये सवाल पूछ लेना है, ये सवाल पूछ। अब अखिलेश जी की सभा, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिस से सवाल आते हैं कि ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल। अब उस सवाल में उसने पूछ लिया तो वो हरा सवाल है कि पीला सवाल है कि भगवा सवाल है कि लाल सवाल है, ये वो भेजे हुए सवाल को वो बैठा हुआ पत्रकार कैसे डिसाइड कर पाए? तो फिर सच्चाई मैं भी बता दूं। हम बताइए। तो फिर अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ तक की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां कोई सवाल नहीं आता, वहां कोई संपादक नहीं कहता, वहां कोई असाइनमेंट ये नहीं बताता है कि आप इनसे ये सवाल पूछिए। क्यों? वहां हम साइलेंट मोड पर होते और सामने वाला केवल एक्टिव होता है, हम उसकी ब्रीफिंग ले रहे होते हैं, मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं। ये गलत है। यहां पर ये रिपोर्टर जो आप जैसे लोग की शिकायत जाती है, मेरे जैसे लोगों की शिकायत जाती है, वहां पे ये गड़बड़ी है। ये हरे लाल पीले इन सवालों को हम कर सकते हैं, लेकिन सवाल जैसे ही भगवा होगा आपकी ऐतराज शुरू हो जाएगा, आपकी नाराजगी शुरू हो जाएगी, आपकी नौकरी दांव पे लग जाएगी। किसकी नौकरी दांव? बकरे हैं, सब बकरे हैं जिनको आप हलाल कर देंगे हर वक्त। इसी वजह से जंतर मंतर पर उन मासूम रिपोर्टरों को भेजा गया जो बेचारे कुछ नहीं जानते थे, तो फेस भी नहीं थे और किसी फेस की औकात नहीं थी जो जंतर मंतर पर आकर कवरेज करता। और वही फेस अब झारखंड में बैठा क्रांति कर रहा है। 500 मीटर की दूरी पर अपने फिल्म सिटी से निकलकर जाने की हिम्मत नहीं थी जंतर मंतर, और पहुंच गए 1500 किलोमीटर दूर झारखंड कवर करने। यही जो डबल स्टैंडर्ड है मीडिया का, ये मीडिया को दलाल कहलाता है, मीडिया को सवाल कहलाता है, मीडिया को बवाल कहलाता है। इसी वजह से मीडिया का ये हाल कहलाता है। ये है सारा चक्कर। छोटी सी बात, 64 बच्चे मरे गोरखपुर में, 64। खबर चलना शुरू हुई, न्यूज़ 18 बम चलता था, सीएम हाउस में देखा जाता था, चलना शुरू हुआ। पहला फोन उन्हीं अधिकारी का, खबर तो गिरानी पड़ेगी। खबर तो न गिरेगी। अब इसके बाद फोन घर घूमता वो फोन जो लोकल लग रहा था वो एसटीडी लग गया। एसटीडी से बॉम्बे से जितने बड़े आदमी का फोन आ सकता है उसने खबर गिरा दी। खबर तो सर नहीं गिरेगी, 64 बच्चे मरे, खबर न गिरा पाएंगे। क्यों? हम संपादक हैं वहां पे, हम डिसीजन लेना चाहते। 64 बच्चों को पी जाऊंगा, 64 बच्चे पी जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता मुझसे। नहीं किया। फिर हुआ सरकार का बयान ले लो, हमने सरकार का बयान ले लिया, सरकार के बयान को चलाया, लेकिन बताया कि सरकार ये बयान क्यों दे रही है, क्योंकि 64 बच्चे मरे हैं। हर खबर पर दबाव है, बाकी बातें आती हैं, चूहा कहा, फलाने ने ढिमाका कहा। एनआई का कैमरा नहीं चल रहा था तब मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? क्या वो कैमरामैन एक चूहा है?
नाली का कीड़ा है, जिसको आप, वो शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता, जिसको आपने पट्ट से कह दिया क्योंकि 2 बार उसकी लाइट ब्लिंक हो गई थी। आपने भी तो गलत कहा था। आपको एजेंसी ने ठेका दे दिया, सब काम खत्म हो गया, किसी को भी कुछ कह लेंगे। एक वीरेश पांडे जाएंगे, उनको चूहा कह देगा राहुल गांधी? नहीं कहेगा। हम भी सब अपनी इज्जत लेकर मार्केट में जाते हैं। एक जमाना था, फिर वही बात है, मैं संपादकों के नाम ले दूंगा तो आजकल के संपादक भी भगवा नीले हरे हो जाते हैं। दिक्कत इस बात की है। वरना मैंने शुरुआत देखी है कि जब मीडिया पर खबर चल रही होती थी चैनल पे, जब बर्दाश्त नहीं होती थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जो केबल होते थे वो सारे केबल कटवा देती थी। आपका चैनल पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाता था, आपकी खबर ही नहीं दिखाई देती। धीमे धीमे आया पैसे पे, अब आपका विज्ञापन बंद, यहां से बंद। विज्ञापन बंद करते करते 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है विज्ञापन। चैनल धीमे धीमे, नोटबंदी के बाद चैनलों का जब रेवेन्यू कम हुआ तो ये चैनल क्या हो गए? सरकारी विज्ञापन के आश्रित हो गए। जब आश्रित हो गए तो उन पर कंट्रोल हो गया। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी। अभी आपने गोयनका जी की बात की, उनकी बिजली कटाई गई, उनका जनरेटर कटाया गया और उस बंदे का इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया गया। दैनिक जागरण ने अपना जो एडिटोरियल कॉलम था उसमें कुछ नहीं लिखा था, सादा छोड़ दिया था। वो भी लड़ाई थी। बस केवल दिक्कत इस बात की है कि तब इंदिरा गांधी गलत थी, आज ये सरकारें गलत है। लेकिन तब वो कॉलम छोड़ते थे, तब वो अपना हाउस बंद कर देते थे। लेकिन आज की तारीख में कोई सवाल नहीं उठाता, आज की तारीख में कोई बवाल नहीं मचाता, क्योंकि वो जो संपादक अब यूट्यूब पे चले आए, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी भूत चुड़ैल यूट्यूब और सपेरे खूब बेचे। गलत नहीं कह रहा हूं वीरेश भाई। देखिए, अगर पैसे की आप बात कर रहे हैं तो ये जो संस्थाएं चल रही हैं वो बिना पैसे के चलेंगी कैसे? जो कहते हैं ना कि बेरोजगारी दूर करो, तो ये जो लाखों के लोग मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, जो बेरोजगारी, अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे, संस्थाएं बंद हो जाएंगी, तो जो बेरोजगारी हटाओ के नारे हैं वो कैसे सरकारें फलीभूत करेंगी? ये लोक कल्याणकारी सरकारें हैं ना, कोई एहसान थोड़ी कर रही हैं। इन हाउसों को अगर पैसा दे रही हैं तो उससे बेरोजगारी देश की दूर हो रही है ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो भी सरवाइव कर रहा है, जिंदा रह रहा है, सांस ले रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अस्तित्व को बचा पा रहा है। ठीक, तमाम लोगों को सैलरी दे पा रहा है, लोगों की तनख्वाह दे पा रहा है, देश के लिए जीडीपी इकट्ठा कर रहा है, कुछ तो योगदान कर रहा है ना। सरकारी विज्ञापन की बात कर रहे हैं, सरकारी विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूं। सरकारें अगर दे रही हैं तो एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दे रही है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो दलाल मीडिया कहने वाले लोग हैं, जो गोदी मीडिया कहने वाले लोग हैं, या भोगी मीडिया कहने वाले लोग हैं, या इस पार वाले हैं, या लोधी मीडिया वाले, जो इस पार या उस पार वाले हैं, साहब जब कहते तो हो हर घर में, दूसरे के घर में भगत सिंह चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए, अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए। तो तुम चुनावी फंड के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चुनावी बॉन्ड के नाम पर 100 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए लेते हो, तो उन उद्योगपतियों के पक्ष में संसद और विधानसभा में काम करते हो कि नहीं करते हो? 200% करते हो। तो तुम भी दलाल नेता हो। यस, तुम दलाल सांसद हो, दलाल विधायक हो, दलाल मुख्यमंत्री हो, दलाल सब हो। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तुम भी तो लेते हो, तुम भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हो। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक्सरे या एमआरआई निकाल के देख, और सुनिए, इससे कोई अछूता नहीं है साहब। इससे न राहुल अछूते हैं, न अखिलेश अछूते हैं, न शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन अछूते हैं, और न भाजपा तो भाई सत्ता में है तो क्यों अछूती रहेगी। बिल्कुल सही है। ठीक, उसकी अरे जिसको बहुत डमडम डिगा डिगा समझ रहे हैं उसके पास भी पैसे हैं। न शरद पवार अछूते हैं, न सुप्रिया सुले अछूती हैं, न शिंदे अछूते हैं, न उद्धव ठाकरे अछूते हैं, न डीएमके, न पीएमके, कोई न टीएमसी, न ममता बनर्जी। यहां सब पैसा लेते हैं। बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा लेने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर गलत है।
जब आप पैसा लेते हो तो आप गलत नहीं हो। आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता के तौर पर, आप अपनी पार्टी के नेताओं को के तौर पर पार्टी ऑफिस में लाखों रुपए जो बांटते हो, अपना कोदो बेच के ले आते हो, धान बेच के ले आते हो, गेहूं बेच के ले आते हो, खेत बेच के ले आते हो, कहां से आता है वो पैसा? यहाँ एक वो पैसा कहां से आता है साहब? जनता का पैसा। मर्सिडीज से चलते हो, BMW से चलते हो, हवेलियों में रहते हो, पैसा कहां से आता है साहब? जनता का पैसा है। बिजनेस पत्रकार तो दलाल हो गया, पत्रकार गोदी मीडिया हो गया, देश पूरा पत्रकार चलाए। और आप जो है उन्हीं अंबानी अडानी की शादी में जाओ, उन्हीं अंबानी अडानी को सीधे चार्टर्ड प्लेन से आके सीधे अपने घर में डिनर और लंच करवाओ, तब तो वो और सही, उनसे पैसा भी पाओ, उनसे पैसा भी पाओ, उनके लिए काम भी करो। तो आप दलाल नहीं हो, दलाल पत्रकार है। जो गरीब 25-50 हजार रुपए की सैलरी पा रहा है वो दलाल हो गया। आप जो चार्टर्ड प्लेन से चुनावों में चलते हो, आप जो गाड़ियों के काफिले से चलते हो नेताजी, तो वो कहां से पैसा आता है? कौन सी फैक्ट्री लगाए हो? कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपके घर में उसका ठेका है? कौन सा बैंक है? आप कहां से पैसा बांटते हो? 50,000 रुपए निकाल के मैं पार्टी के फंड, जो पार्टी का फंड के नाम से आता है, वो क्या है? वो कहां से आता है भाई? कहां से आता है? और इसमें कोई अछूता नहीं है। ईमानदार ममता बनर्जी से लेके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो सत्ता में ही है, और जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उमर अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला तक, शरद पवार से लेके सब लोग कौन है? तो आपका पैसा कहां से आता है भाई? आप पार्टी चला रहे हो, ये एक स्टार्टअप ही तो है आपका स्टार्टअप ही तो है। पार्टी चल गई तो आप सांसद हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए, प्रधानमंत्री भी हो गए, आपका भतीजा सांसद हो गया, आपकी बीबी सांसद हो गई, आपके भाई सांसद हो गए, आपके भतीजे सेट हो गए। आप अपनी पार्टी में सांसद बनने के लिए, अरे और छोटे मोटे भतीजे कोऑपरेटिव बैंकों में नौकरी पा लेते हैं, पा गए। तो आप कौन सा दलाल हो ये पहले बताओ? पत्रकार तो दलाल है, पत्रकार तो चूहा है, पत्रकार तो चूहा है, पत्रकार तो गलीच है। लेकिन आप क्या हो ये बताओ? आप कहां के मूसर हो? आप बताओ ना, आप कहां के हो? आप भी तो लेते हो, आप भी लेते हो। और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में इसी बड़े उद्योगपतियों के पेरोल पे हो आप लोग। विधानसभाओं में पेरोल पे हो, और सैकड़ों की संख्या में सांसद और लोग हैं, और विधायक हैं, वो भी हैं, पेरोल पे हैं, पेरोल पे। जब पेरोल पे रहोगे बड़े उद्योगपतियों के, तो आप भी उनके साथ सर करोगे, आप भी उनकी नीतियों को लागू करोगे। उनकी नीतियां देश हित में होंगी या नहीं होंगी, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके साथ आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक थिन लाइन है। पत्रकारिता नाम है किसी चीज को उठाना, पत्रकारिता नाम है, मैं नहीं कहता हूं कि पत्रकारिता मिशन बची है, लेकिन फिर भी पत्रकारिता वो चीज है जिसको लेकर लोगों का भरोसा रहता है। अगर संस्थान को विज्ञापन सरकारी मिल रहा है तो सरकार की ये मजबूरी होनी चाहिए कि उसको विज्ञापन का प्लेटफॉर्म, ये चैनल है, ये अखबार है, ये डिजिटल मीडिया है, वो नहीं देगा तो जाएगा कहां? लेकिन जिस दिन विज्ञापन के नाम पर वो आपका चैनल चलाने लगा, यहां पर यहीं से शुरू होता है दा, और जब आप वही करने लगते हैं फिर जुड़ता है दा, और जब आप सब कुछ वही करने लगते हैं तो कहता है ला। यहां से बनता है दलाल मीडिया, यहां पे कहलाता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया मोदी से राइमिंग नहीं है, जो सरकार की गोद में बैठा है, जो सरकार से पैसा पा रहा है, जो सरकार की मजबूरी विज्ञापन देना आपको, क्योंकि आप इतने तेवर से दिखाते हो खबर, लेकिन उसने विज्ञापन देख के आपका पत्रकार खरीद लिया, इसलिए आप दलाल मीडिया कहलाते हो। अब आई नेता की बात, तो नेता भी पैसा ले रहा है। आप अगर स्कैन करके देख लेंगे ना, तो एक कंपनी होगी जिस पर ईडी, सीबीआई, फलाने सबका छापा पड़ गया। अचानक उस आदमी ने 400 करोड़ दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको, वो दे दिया, और 2 महीने बाद उसका एक बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत पक्की बात कर रहा हूं, और मैं ऐसे कामों की लिस्ट दे सकता हूं आपको, कि आपने पहले छापे डलवाए एजेंसी के, जब वो दबाव में आया उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, जब इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया आपने उसका काम कर दिया। यही काम आपने नेताओं के साथ किया, चाहे वो असम,
हेमंत बिस्वा शर्मा और शरद पवार के भाई जो दिवंगत हो गए बेचारे, अजीत पवार, अजीत पवार, भतीजे, माफ कीजिएगा, यही किया आपने, ऐसा ही किया आपने। तो आप भी वही दलाली कर रहे हैं। लेकिन हां, फिर भी मैं कहूंगा, करने दो इन नेताओं को दलाली। हम पत्रकार बन के आए हैं, हमें दलाली में नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें सच्ची खबर करनी चाहिए। जो इस महाभारत के काल में कुरुक्षेत्र में बचेगा वही अर्जुन कहलाएगा, वही अर्जुन कहलाएगा। मुझे मालूम है इस चक्रव्यूह में बहुत अभिमन्यु मार दिए जाएंगे। इस महाभारत में युधिष्ठिर जैसे लोग भी अपनी पत्नी को दांव पे लगा देंगे। पत्नी से मेरा मतलब है अपना पेशा, अपना मिशन, अपना जज्बा, अपनी ईमानदारी दांव पे लगा देंगे। ये वो काल चल रहा है। लेकिन अर्जुन और भीम बन के आप जब निकलेंगे इस महाभारत के बाद, हिमालय में जगह आपको तभी मिलेगी, याद आप तभी किए जाएंगे। इतनी देर से मेरी और आपकी बातचीत चल रही है, लेकिन रामनाथ गोयनका का नाम आज तक याद है आपको। क्यों? क्योंकि रामनाथ गोयनका ने उस अखबार को उठाया, ऐसे मरोड़ा, लंबा खड़ा किया, एक माचिस जलाई और मशाल की तरह जला दिया। आज तक वो मशाल जल रही है। बात इस बात की है कि इस मशाल को आगे कौन पकड़ता है। तो ये नेता दलाली कर रहे हैं, करने दीजिए। कुछ लोग होंगे जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हैं, करने दीजिए। कुछ होंगे जो चूहे भी होंगे, घुस जाने दीजिए उनको बिल में। एक बड़ा तबका निकलेगा जो इस मशाल को हाथ में लेकर चलेगा, वही रोशनी बनेगा, वही रोशनी दिखाएगा। और ना महाभारत काल कल बचा था, ना महाभारत कल आगे बचेगा। इसीलिए तो मार खा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मार खा रहे हैं बेचारे, इसीलिए मार खा रहे हैं। हर आदमी बट गया। मैं देखता हूं टीवी पे बैठा हुआ एक फला पार्टी का विश्लेषक होगा, एक उसी पार्टी का एक प्रोफेसर होगा, एक उसी पार्टी का एक प्रवक्ता होगा, दूसरा एंकर बैठ के उसको लाइन देता रहता है। तो बचते हैं कुल जमा दो ठो प्रवक्ता विपक्ष के। देव चैला देव बेलचा, देव चैला देव बेलचा, वो मारे जाते हैं। ये हो गई है स्थिति, ये स्थिति हो गई है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसी राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए। अरे ये वो चेहरे हैं जो संसद में आपको कवर करने आते हैं, इन पर क्यों थूक रहे हैं? इन पर मत थूकिए। बात करनी है तो फिर उनके साथ डिनर पे मत बैठिए। बात करनी है तो फिर चैनल के मालिक को आप अपने घर पे मत बुलाइए। और फिर अगर इतनी ही बड़ी दिक्कत है इस चूहा मीडिया से, तो भाई साहब एक एक प्रवक्ता को बोल दीजिए कि हम किसी चैनल पे नहीं जाएंगे, हम किसी चैनल को बाइट नहीं देंगे, ऐलान कर दीजिए। अरे उन्हीं अखबार और चैनलों के मालिक को राज्यसभा यही नेता भेजते हैं भाई। क्या नहीं भेजा? क्या एमएलसी बनाते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, उस वक्त कहां हो जाता है? बहुत सारे लोग गए, क्या गए नहीं क्या? तो यही तरीका होता है। ये हर काल में आएगा। इस बार कुछ ज्यादा है तो कुछ ज्यादा शिद्दत दिखानी होगी, कुछ ज्यादा खून का घूंट पीना होगा।